नमस्कार दोस्तों, स्त्री काल के यूट्यूब चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं मनोरमा और रिवर्स टॉक में आज फिर हम एक समसामयिक विषय पर लाइव चर्चा के साथ हाजिर हैं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, इन दिनों जंग का माहौल है, युद्धोन्माद चल रहा है। और पहलगाम में जो आतंकी हमले हुए थे उसके उसके बाद जो टेंशन एस्केलेट हुआ था दोनों देशों के बीच में, भारत पाकिस्तान के बीच में, उसकी परिणति अब सीमा पर तनाव के रूप में सामने आ रहा है। हालांकि आधिकारिक रूप से जंग की घोषणा कहीं से भी नहीं है। तो आज हम इसी जंग के माहौल में अमन की बात कर रहे हैं, जो कि थोड़ा सा बाकी जो प्रचलित जिस उस ढर्रे पर और ढांचे पे बात हो रही है उससे अलग है, लेकिन फिर भी ये भी बहुत जरूरी है। इसलिए हम एक जरूरी हस्तक्षेप की तरह लगातार तनाव और एक इसकी युद्धोन्माद की बात हो रही है, फिर उसके बावजूद भी हम अमन की बात करने जा रहे हैं और उसकी बात करेंगे। और हम मानते हैं कि इन सब के बीच में भारत पाक संबंध जो है उसमें युद्ध नहीं, संवाद की जरूरत जो है वो असली जरूरत है। आज के बाद भी, जब ये तनाव खत्म हो जाएगा उसके बाद भी टॉकिंग टर्म्स पे और तमाम तरह के बायलैटरल रिलेशनशिप, कल्चरल और ये हम कल्चरल एक सांस्कृतिक तौर पर एक ही उसमें आते हैं, हम एक ही विरासत है हमारी। तो अंततः जो है वो वही एक सबसे प्रभावी तरीका है जिस पर आना होता है। लेकिन फिल वक्त जो है ये युद्ध की बात है। दोनों देशों के तरफ से कहा जा रहा है युद्ध थोपा गया है। आतंकवाद एक बड़ी समस्या है भारत में भी। जो जिस तरह से आतंकवादी कार्रवाई हुई और उस पर गुस्सा जो है तमाम लोगों का, वो भी जायज था। और पाकिस्तान में भी आतंक से वो अपने आप भी एक जूझता हुआ देश है। और इसके साथ बाकी और चीजें भी हैं जिस पर हम बात करेंगे। और जाहिर है कि जब भारत पाकिस्तान के रिश्तों में तल्खी बढ़ती है तो जो सबसे पहली बात होती है वो है शांति की भाषा हाशिए पर चली जाती है। और सीमा पर तनाव होता ही है साथ साथ। हालांकि देखिए, राजनीतिक बयान जो है अभी संयत है हमारी तरफ में। जितना मीडिया जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसका उन्मादी चरित्र हमने देखा है। कल रात भारत की जो मुख्य धारा की मीडिया थी, जिस तरह से उन्होंने झूठ और प्रोपेगेंडा को परोसा, वो शर्मनाक है, किसी भी देश के हितों के खिलाफ भी है। हालांकि पाकिस्तान से भी हमने बहुत सारे ऐसे वीडियो देखे जो जवाबी की तरह से है, लेकिन फिर भी बाकी हमारे आज के जो पैनलिस्ट हैं उनसे हम बात करेंगे। बहुत ज्यादा हम नहीं जानते, जो हम तक छन कर पहुंच रही है उसमें हमने उस तरह की आवाजें भी देखी कि कोई कम नहीं है मीडिया के उसमें। तो ये भी हमने देखा। लेकिन इसके बीच में भी सेंसिबल बात करने वाले लोग भी दोनों मुल्कों में है, इसकी भी देखी नहीं की जा सकती है। और तो जहां तक हम मीडिया की बात करते हैं, भारत की मीडिया के बारे में, जो कल युद्ध को लेकर जिस तरह से उनका टेक रहा है, तनाव को लेकर के जिस तरह से दोनों देशों के बीच का और हिंदू मुस्लिम एंगल रहा है, वो ना देश दुनिया में उनकी साख जो गिरती हुई साख है और उसमें और इजाफा हुआ। और उस पर उसके बाद से विश्वसनीयता का सवाल तो अलग से है ही। तो इन्हीं सब माहौल के बीच में जो जिम्मेदार नागरिक समाज है, बुद्धिजीवी समाज है, वो अमन की बात करने का साहस करता है। भले ही युद्धोन्माद चलता रहे और भले ही उनकी अमन की बात करने को कमजोरी, देशद्रोह कहकर लोग खारिज करते रहे, लेकिन फिर भी इसके बीच में डिस्केलेट करने का जो है, डी एस्केलेट करने का जो नारा है, उसका मतलब होता है, उसका अर्थ भी है, उसका औचित्य भी है। तो आज हम इसी पर चर्चा करने जा रहे हैं। हमारे साथ आज हमने अपनी इस चर्चा में पाकिस्तान के भी एक मेहमान को जोड़ा है, तनवीर जमान खान, जो डेली जंग में जो अखबार है, क्या बोलते उसको, डेली, हाँ, रोजाना का अखबार जो है उसमें कॉलमिस्ट है, साथ में इंडिपेंडेंट पत्रकार है और फिलहाल ब्रिटेन से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ हमारे रोज के मेहमान हेमंत कुमार जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक टिप्पणीकार और विश्लेषक, साथ में स्त्रीकाल के संपादक संजीव चंदन, और संभवतः हमसे नूर जहीर भी जुड़ेंगी, जानी मानी लेखिका और राजनीतिक विमर्शकार, टिप्पणीकार। तो उनसे भी फिर हम बात करेंगे। तो आज की ओपनिंग टिप्पणी हम तनवीर जमान खान साहब के पास ही चलते हैं और उनसे आज की ओपनिंग टिप्पणी
लेते हैं। आप इस पूरे तनाव के माहौल को किस तरह से देख रहे जो है, और क्या संवाद जो है वो संवाद के स्तर पर दोनों देश फेल रहे हैं? पाकिस्तान का जो प्रबुद्ध नागरिक समाज है, जो सिटीजन्स हैं, जो वो किस तरह से जो है इसको देख रहे हैं? क्या ये अनावश्यक था, ये सब कुछ गैर जरूरी था, ये सब बात जो है से कम्युनिकेशन से बन सकती थी? बहुत शुक्रिया मनोरमा जी। देखिए, बुनियादी तौर पे तो हम चाहते हैं कि अमन हो। बतौर एक शहरी के, बतौर एक दुनिया में बसने वाले एक इंसान के, हमारी तो हमेशा ये ख्वाहिश होती है कि इंसानों के दरमियान अमन रहे, उनके दरमियान जो मामलात हैं वो एक मोहब्बत से और एक तरीके से उनको हल किया जाए। उनके लिए जंग की नौबत नहीं आनी चाहिए। लेकिन रियासती अमूर ऐसे हैं जहाँ पे जंग की नौबत आ जाती है, और फिर हिंदुस्तान और पाकिस्तान के रिलेशंस की जो तारीख है, उस तारीख के अंदर हॉस्टिलिटी ज़्यादा है और दोस्ती कम है। रियासतों के दरमियान, लोगों के दरमियान यकीनन बड़ी आपस में मोहब्बत है, लिहाज है, लोगों के दरमियान वो नफरत नहीं है। मैं यहाँ पे लंदन में होता हूँ, यहाँ पे भी मेरे दोस्त जो हैं वो बहुत सारे सरदार भी हैं, बहुत सारे हिंदू मत को मानने वाले हैं, दूसरे लोग हैं, मुसलमान भी हैं, ईसाई भी हैं। उनके साथ एक बिजनेस भी होता है, उनके साथ एक रहन सहन भी होता है। सारा सिलसिला जो है इंसानों का तो इसी तरह से होता है कि जैसे आप अपने रोजमर्रा के जो कॉमन आपके मामलात हैं उनके अंदर आप इकट्ठे चलें, इकट्ठे एक दूसरे के साथ शेयर करें। लेकिन हिंदुस्तान के साथ जो सिलसिला हुआ है उसके अंदर उसके अंदर जाहिर है एक 80 ईयर्स की पुरानी हिस्ट्री है, जिसके अंदर आपस में एक तनाव के बहुत सारे असबाब हैं। और 80 ईयर्स की हिस्ट्री है, और 80 ईयर्स से पहले भी एक और 80 ईयर्स की उससे पहली हिस्ट्री है, जिसके दरमियान ये सारा कुछ बनता रहा, पकता रहा। इसके अंदर एक तारीख डेवलप हुई जिसके अंदर आपस में एक नफरत, बहुत सारी नफरतें पैदा हुई, और बिल आखिर ये मुल्क नफरतों की बुनियाद पे बने। ये जो डिवीजन हुई ये नफरतों की बुनियाद पे हुई, ये मोहब्बत और राजीनामे के हिसाब से नहीं हुई। ये एक बड़ा अफसोसनाक एंगल है इस सब कॉन्टिनेंट के अंदर कि लोगों ने यहाँ पे जो तकसीम हुई उसके अंदर मोहब्बत, लिहाज, एक दूसरे के टॉलरेंस, बर्दाश्त, वो यहाँ पे ना होने के बराबर है। और लेकिन वो सारी की सारी अमूमी तौर पे रियासत से रियासत के दरमियान है, लोगों के दरमियान ऐसा नहीं हुआ। लोग जब अलहदा हुए तो उनके दरमियान एक मोहब्बत, एक उनके दरमियान एक आपस में जब अलहदा हुए एक दूसरे को उन्होंने याद किया, एक दूसरे को मिस किया। आज तक वो, मैं जानता हूँ, मेरे दादा दादी याद किया करते थे उन तमाम हिंदुस्तान के रहने, क्योंकि मेरे जो बड़े थे वो हिंदुस्तान में पंजाब होशियारपुर से थे, और वो जो जिक्र किया करते थे उनके सारे वो जो सिख थे, हिंदू थे, जो भी वो वहां लोग थे, उनके साथ एक रहन सहन था, एंड दे ऑलवेज मिस्ड देम। लेकिन है कि एक तकसीम हो गई, उस तकसीम के अंदर एक बड़ा खून खराबा भी हुआ, एक बहुत बड़ा मैसेकर हुआ। तो उस सारे सिलसिले के अंदर बाद में एक पाकिस्तान बना और एक हिस्सा हिंदुस्तान का हो गया, यानी हिंदुस्तान टूट गया। हिंदुस्तान टूट के तनवीर सर, एक जैसे हमने बहुत शेयर किया जाने वाला यहाँ पर एक वो भी देखा सोशल मीडिया पर ही था कि पाकिस्तान के ही किसी व्यक्ति का था, किसी शख्स का था, जिसमें था कि जैश और लश्कर तैयबा, इनके दो जो थे चेहरे उनका, कि इनको दे दिया जाए अगर तो ये सारा मामला खत्म हो जाएगा। और एक भारत में एक जो बात लगातार जो प्रबुद्ध नागरिक भी हैं वो भी एक फेल स्टेट टेररिज्म के तौर पर करते रहे। आप लोग एक सिटीजन के तौर पर क्या देखते हैं इसको कि आतंकवाद जो है हम यहाँ पर बोला जाता है, और ये इस बात को लेकर के ज्यादातर लोगों में सहमति है भारत में कि आतंकवादी गतिविधियां जो है बॉर्डर के पार से होती। तो आप लोग इसको किस तरह से देखते हैं? क्या सच में आतंकवाद जो है जिसकी बात भारत के आम, सिर्फ ये राजनीति नहीं करती है, सत्ता नहीं करती है, लोग भी करते हैं। बिल्कुल समझ गया। पाकिस्तान में देखिए दो तरह के लोग हैं। एक वो लोग हैं जो रिलीजियस हवाले से जिनका एक माइंडसेट बिल्ड हुआ है, वो लोग आतंकवाद को एक जहाद के तौर पे देख रहे होते हैं। वो
इसी तरह वो जब एक तकसीम सारी एक रिलीजियस हवाले से हुई, पाकिस्तान का जो बनना था वो एक रिलीजियस हवाले से हुआ, तो वो तकसीम तो अपने तौर पे एक हो गई, जिसमें मुसलमानों ने कहा कि जी हम हिंदुस्तान में दूसरे मज़ाहिब के साथ, दूसरे रिलीजन के साथ इकट्ठे नहीं रह सकते। तो जाहिर है एक आपके उनके दरमियान, एक लोगों के दरमियान एक फ़र्क तो पैदा हो गया। वो फ़र्क जो है वो आगे आहिस्ता आहिस्ता बिल्ड हुआ। उस फ़र्क के नतीजे में जो दोनों के दरमियान जो आइडियोलॉजीज थी, जैसी आइडियोलॉजी अब एक आरएसएस की और एक बाद में बीजेपी ने भी उसको फॉलो किया, इनका मिलके जो सारा वहां पे सिलसिला डेवलप हुआ, इधर उससे पहले ये सारा सिलसिला डेवलप हो रहा था। और ये इस सारी तकसीम ने लोगों के दरमियान जो हेट्रेड बढ़ाई, उससे आम लोग जो हैं, मैं समझता हूँ आम लोग इसको दुरुस्त नहीं समझते। जो पाकिस्तान के एक तरह से एक सेकुलर थॉट के लोग हैं, जो एक एनलाइटेंड माइंड के लोग हैं, उनके लिए ये सारी जो नफरत है ये मजहब की बुनियाद के ऊपर, और ये कब्जा करने की सूरत कि इंडिया का क्लेम हो कि जी सारा कश्मीर और पाकिस्तान और अखंड भारत वो है, पाकिस्तान वालों का हो कि जी ये तो सारे मुसलमान हैं, ये सब हमारे हैं। मैं समझता हूँ ये एक जंग की बात है, इससे अबव होने की जरूरत थी, जो हम नहीं हो पाए, ये हमारी बदकिस्मती है। अगर हम इससे अबव होते तो ये लड़ाइयां जो आज हो रही हैं, हम इन लड़ाइयों की बजाय आपस में बिजनेस कर रहे होते, आपस में ट्रेड हो रहा होता, हमारे बिजनेसमैन उधर जाते, उधर के बिजनेसमैन इधर आते, और ये पूरे का पूरा रीजन जो है वो एक बड़ी एक मोहब्बत और प्यार वाली एक तरह से तरक्की कर रहा होता। लेकिन ऐसा नहीं हो सका, जिसकी वजह एक तारीख है। तारीख के अंदर बहुत से लोगों ने मजहब को इस्तेमाल किया, दूसरी तकसीम को इस्तेमाल किया, और उस डिवाइड के अंदर जो है लोगों के अंदर वो एक जो टॉलरेंस वाला माहौल वहां पे नहीं बन पाया। लेकिन लोग इस बात को समझते हैं ये गलत है। अगर आज भी इंडिया और पाकिस्तान में रिलेशंस आपस में ट्रेड के हवाले से अच्छे हो जाएं, तो कल ये रिलेशन इससे भी अच्छे हो जाएंगे और लोग आराम से रहेंगे, कोई नफरत नहीं है। ट्रेड और टूरिज्म। आप हेमंत जी के पास जाने से पहले एक टिप्पणी है ड्राइंग मेमोज की, मैं चाह रही हूँ आपके लिए है तनवीर सर, तो मैं ये टिप्पणी आपके लिए ये कमेंट पढ़ रही हूँ ताकि आप इस पर जो कहना चाहें। तनवीर जी, हमारे आपके बीच बर्लिन की दीवार वाला समाधान सॉल्यूशन होने में कितने दिन और लगेंगे? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है सारी नौटंकी होने के बाद का अंत में यही होना है। अल्टीमेटली इंसानों ने बेहतरी की तरफ जाना है। मैं ये समझता हूं कि इंसानों का जो एवोल्यूशन है उसके अंदर ये नफरतें और ये मजहबी दीवारें, ये अल्टीमेटली, और ये सारी जो हमारे फेथ के हिसाब से हमने तकसीम कर रखी है, ये खत्म होगी। एक नेचर, ये एक एवोल्यूशन का एक हम वी आर बाउंड टू मूव फॉरवर्ड टू दैट। ये हम जितनी भी फेज इसकी ड्यूरेशन इसको बढ़ा लें, 10 साल चला लें, 50 साल चला लें, इसको खत्म होना है। ये झूठी है, ये जाली है, इसको नहीं चलना है। लोगों ने अल्टीमेटली मोहब्बत और प्यार से रहना है। मैं समझता हूं कि वो अल्टीमेटली होके रहेगा, उसके बगैर कोई आगे वे फॉरवर्ड नहीं है। जी, इसमें चाहिए वक्त की बात है, जितना वक्त लगे, लेकिन सॉल्यूशन नहीं। आप हमेशा जंग करके नहीं रह सकते। तभी तो बात अभी तार्किक रूप से भी, लॉजिकली भी ये बात इसलिए इम्पोर्टेंट है अमन की बात करना, क्योंकि हम आखिर हर एक जंग के बाद में टॉकिंग टेबल पर दोनों देश आए हैं, चाहे दुनिया के तमाम देश आए हैं, सभी को टॉकिंग टेबल पर आना पड़ता, तो बात करनी पड़ती है, ये है। तो आप इससे मुंह नहीं चुरा सकते हैं, ये हिस्टोरिकल फैक्ट है ये सर। संजीव जी, हेमंत जी अभी डिस्कनेक्ट हो गए, नहीं तो मैं पहले हेमंत जी के पास आती। तो ठीक है, आपके पास अब आते हैं। आप जो है इस पूरे खतरे हैं, देखिए जो इंट्रो में भी मैंने कहा कि देशद्रोही कहलाने के खतरे हैं, कमजोर कहलाने के, डरपोक कहलाने के खतरे हैं, जंग के बीच में अमन की बात करना। जबकि हम लोग ये मान रहे हैं कि ये हिम्मत की बात है कि आप इसके बीच में इसकी बात कर रहे हैं। आपकी टिप्पणी इस पर चाहिए। देखिए, भारत सरकार का ऑफिशियल पोजीशन भी अभी फिलहाल तक तो अमन ही है, अभी जंग का ऐलान नहीं हुआ है। और अभी आप देख रहे होंगे, इनका कहना है कि हमने टारगेटेड अटैक किया है, और वो उनके हिसाब से पहलगांव के, जो सरकार के हिसाब से पहलगांव और टेररिस्ट उस पे कैंप पे अटैक किया है। तो इसको जंग तो हम लोग नहीं ही कहेंगे, जंग है भी नहीं, लेकिन लोग जंग की बात कर रहे हैं। भारत सरकार कभी जंग की बात नहीं कर रही है, और पाकिस्तान भी अभी जंग की बात तो नहीं कर रहा है। पाकिस्तान के सेंसफुल लोगों के बीच में, तनवीर साहब या हम सब के जो मित्र लोग हैं उसकी बात छोड़ भी दीजिए, तो नवाज शरीफ का एक बयान आया है
कि युद्ध मतलब डायलॉग पे जाना चाहिए। इसके अलावा उनके एक्स NSA का बयान है, तो सावधान तो वहीं पे होना है। इसलिए युद्ध की बात तो कोई करना चाहेगा भी नहीं, और करिएगा क्या। पाकिस्तान अपने लेवल पे भी अपने घरों में, जैसे बलूचिस्तान की आतंकवाद से वो भी जूझ रहे हैं। आज हमारे देखिए जस्टिस फॉर एजुकेशन, कई बार जब होता है ना नेशनलिज्म का बयार बहता, और यहाँ तो युद्ध मॉन्गरिंग चल रहा है। यहाँ की जो मीडिया है, जो कल तमाशा किया है जिसने, हम सब बताइए, 12 बजे रात में हेमंत जी भी थे, उनसे भी मैं बात कर रहा था। हम सब जो भी 1-2 लोग हमारे लेखक हैं कराची से, पीपल्स मूवमेंट इन पाकिस्तान से, असलम जी हैं, आप बड़ा चुटकी ले रहे हैं बहुत सारी चीजों पे। आज तो उन्होंने एक चुटकी ली है कि भाई ये जो अमेरिका वाला जो ये है सिक्योरिटी का, तो वो पाकिस्तान के उससे प्राइम मिनिस्टर से बात करता है और भारत के फॉरेन सेक्रेटरी से या फॉरेन मिनिस्टर से बात करता है। तो चुटकी लिया है उन्होंने कि मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि भारत का पाकिस्तान का फॉरेन सेक्रेटरी बात करने लायक नहीं है या फॉरेन मिनिस्टर बात करने लायक नहीं है कि भारत का प्राइम मिनिस्टर बात करने लायक नहीं। मतलब पैरेलल जब उधर कर रहे थे उससे इधर करते। तो लोग इस मूड में हैं, लोग कहीं जंग के मूड में, जनता जंग के मूड में भी नहीं है। लेकिन यहाँ जो युद्ध मॉन्गरिंग है उसमें देखिए जस्टिस फॉर एजुकेशन क्या कर रहा है। आज उनका नेशनलिज्म जागा हुआ है, वो तनवीर साहब को ट्रोल करने के मूड में। वो 2 सवाल ऐसे दाग चुके हैं, हम जानबूझ के नहीं ले रहे हैं। एक तो वो भी ले लिया है उन्होंने कि पहलगांव जो है वो उसको वो कंडेम करते हैं, क्या वो उसकी प्रशंसा थोड़ी करेंगे, उससे कंडेमनेशन पे बात कर लेंगे। मूलतः जो मसला रहा, जो बर्लिन की दीवार वाली बात है, जब शुरू में दोनों बटे, तमाम नफरत के साथ, तमाम तनाव के साथ बटने के बावजूद दोनों ही सीमाओं, चाहे वो अपना पश्चिम वाला सीमा हो चाहे पूरब वाला सीमा हो, बटने के बाद 2-3 साल तो कम से कम बिना वीजा के लोग जाते थे, आते थे। मुझे करेक्ट करिएगा किसी 3 साल होगा, 2 साल होगा, लेकिन वो तो था ना 2-3 साल कम से कम दोनों तरफ की। हालांकि फेमिनिस्ट उस पर आपत्तियां करते हैं, लेकिन फिर भी दोनों तरफ की महिलाएं, कथित रूप से दोनों देश महिलाओं को क्लेम कर रहे थे। सरोजनी नायडू के नेतृत्व में बाजप्ता, ये शायद ये अमृत कौर के नेतृत्व में भारत से भी और उधर से भी, पाकिस्तान से भी, दोनों तरफ की महिलाएं जो इधर आ गई थी या उधर चली गई थी, वो सब भी हुआ, खोजा गया, ये हुआ। तो और इसके बाद कल्चरल एक्सचेंज, वो जो कविता है हम एक बार फिर पढ़ देना चाहेंगे, जो भारत आने के बाद इन्होंने, इनकी कविता क्या, फाहमीदा रियाज की जो कविता है, तो उसकी 2-4 पंक्तियां हैं ना भाई। हाँ, वो तुम भी हम जैसे निकले, ये वाली। हाँ, तुम तो हम जैसे निकले भाई, अब तक कहाँ छुपे थे भाई, वो मूर्खता, वो घामड़पन जिसमें हमने सदी गंवाई, आखिर पहुंची द्वार तुम्हारे, अरे बधाई बहुत बधाई। प्रेत धर्म का नाच देखो, कितना खुला तमाशा देखो, कितना हिंदू कितना मुस्लिम, तुम भी बैठे सोच रहे हो, हम भी बड़े सोच में डूबे, इतनी सदी बात नहीं थी, वो जो जंग में खोते थे, अब घर घर में जंग करेंगे, तुम तो हम जैसे निकले, अब तक कहाँ छुपे थे। घर घर के जंग की भी प्रवृत्ति बढ़ाई है। लेकिन देखिए होता क्या है, नेशनलिज्म अलग चीज है जो जस्टिस फॉर एजुकेशन के भीतर उबाल मार रहा है, लेकिन युद्ध मॉन्गरिंग दूसरी चीज है। पैदा भले ही नेशनलिज्म के जरिए होता हो, उसका एक काउज होता, और वही असलम साहब का ही मैं पढ़ रहा था, वो जो किताब हम लोगों ने छापी है, तो उसमें एक प्रसंग है कि फैज अहमद फैज भी नेशनलिज्म के बहाव में चले गए थे। कई बार ऐसा भी होता है, जिनके गीत हम लोग गाते हैं और क्रांति के उसमें और लेफ्टिस्ट थे, लेकिन वो बाजप्ता उन्होंने सर्विस दी थी युद्ध के दौरान, और बिना पेमेंट लिए हुए सर्विस दी थी, घर की सुविधा ली थी। और उस वक्त जो लेखक या लेकिन ये होता है। लेकिन यहाँ यही एक कहानी, अभी नूर जहीर आ नहीं पा रही हैं, नूर जहीर क्या वो हॉस्पिटल में दौड़ रही हैं, लेकिन उनके अब्बा के साथ क्या मसला था, लोगों को इतिहास का पता नहीं है भाई। पाकिस्तान का पहला टेररिस्ट तो घोषित उनके अब्बा ही हुए ना, अब्बा ही हुए थे। जो कौन सा ग्रुप था उनका, कौन सा षड्यंत्र, लाहौर षड्यंत्र में उनके टेररिस्ट थे। और वो टेररिस्ट क्या थे, उनकी पार्टी में पार्टी बटी तो पार्टी भी बट गई, तो पार्टी बटी तो जब तक कम्युनिस्ट पार्टी का काम करने वहां गए थे, फिर पूरी दुनिया ने उनके लिए किया, फिर वो वापस आते हैं। तो ये रिश्ता है। बर्लिन की दीवार ऐसे तो निश्चित तौर पे जो बन गया है, जो काल्पनिक बर्लिन का दीवार है, उसको टूटना ही चाहिए। और ये जो घटना घटी है,
प्रसंगवश मैं एक फिल्म अभी हाल फिलहाल में देखी थी, चिल्ड्रंस ट्रेन, उसमें उसी वाले का जिक्र था जब ये एक हिस्सा जो है जर्मनी का कमजोर था, एक हिस्सा जो है मजबूत था ना। तो युद्ध के बाद जब ये स्थितियां हुई थी तो एक तरफ के बच्चों को जो अमीर जर्मनी वाला हिस्सा है उस तरफ में भेजा गया था, मतलब उनके बच्चों पेरेंट्स ने अडॉप्ट किया था उनको बढ़िया से खाना पीना वो सब खिलाने का। तो स्थितियां ऐसी भी फिर बनी थी। बिल्कुल। अरे भाई कुछ भी, जिन्ना साहब का घर है यहाँ, जिन्ना साहब की आखिरी ख्वाहिश जो उस घर में रहने और उसको, तो उन सारी चीजों में जाने के अभी जो फिलहाल स्थिति है उसमें भी भारत का सबसे ज्यादा जो डिविजिव आइडियोलॉजी के लोगों में से एक नेता है राज ठाकरे। वो भी कह रहा है कि भैया किस लिए लड़ रहे हो, हम तो नहीं कह रहे भैया तो राज ठाकरे को देशद्रोही कर दो। राज ठाकरे कह रहे हैं कि पाकिस्तान तो खुद से बर्बाद है, तो कहां बर्बाद करने जा रहे हो। वही जो फहमीदा रियाज की कविता है वही है मसला। तो आप जो है कॉम्बिंग ऑपरेशन करना भी था, तो वो आप भारत सरकार ने, मैं वही कह रहा हूँ, जिनको ये युद्ध जैसा दिखाई पड़ रहा है, या अभी भी हम लोग जस्टिस फॉर एजुकेशन टिप्पणी ले लेंगे उनसे पहलगाम पे, लेकिन जो मुख्य मसला है, हम पहलगाम पे टिप्पणी के लिए नहीं बैठे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं और यही सच है, तभी तो हम लोग बैठे हैं। कल रात से लेके दिन से हम लोग हमेशा एक दूसरे से जो सब ये कर रहे हैं, हालचाल ही तो ले रहे हैं। हम नहीं चाहते हैं कि वहां भी बम गिरे, जालंधर में बम गिरे, अमृतसर में बम गिरे और चंडीगढ़ में बम गिरे, ये नहीं होना चाहिए। दूसरी बात संजीव जी ये भी है, जस्टिस फॉर एजुकेशन या उस तरह से जो भी सोच रहे हैं उनके लिए, जब हम दो देश के लोग बात करें जिनके फ्रंट पे अभी जो है सीमा पर वॉर की स्थिति बनी हुई है, तो हम एक दूसरे का वो चीज उसका सम्मान करते हुए चल रहे हैं, उनके पाकिस्तानी होने का सम्मान करते हुए चल रहे हैं, वो हमें हमारे हिंदुस्तानी होने का नेशनलिज्म का सम्मान है, वैसे उनके नेशनलिज्म का भी सम्मान होगा, लेकिन फिर भी तब हम लोग और हम उससे आगे की बात कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि यहाँ पे कहीं भी हम उन्हें उसके लिए नहीं लेकर आए हैं, डाउट करने के लिए नहीं लेकर आए, हम उनके पूरे पाकिस्तानी होने का सम्मान करते हैं और वो हमारे पूरे हिंदुस्तानी होने का सम्मान करते हैं। हम इस तरह से बात कर रहे हैं, तो आपको ये भी समझने की जरूरत है। हम लोग फैज साहब को गाते भी हैं। जी जी जी। फैज साहब ने तो यकीनन बहुत जगह पे इंसान दोस्ती को बड़ा बढ़ावा दिया। उन्होंने जो एक इंसानों के दरमियान रिलेशन और उसके दरमियान मोहब्बत का रिलेशन हो सकता है, उसके लिए जहाँ पे कुर्बानी की ज़रूरत है उन्होंने वो उसका भी जिक्र किया, जहाँ पे कि जाहिर है कि उनका एक रियासती इंटरेस्ट के साथ कॉन्फ्लिक्ट भी आता था, तो लेकिन है कि जाहिर है कि उनके ऊपर जो, क्योंकि रियासत जो है, जो आज की रियासत हमारे सामने मौजूद है, जो पैट्रियोटिज्म को और नेशनलिज्म को अपने हवाले से इंटरप्रेट कर रही है, उसके अंदर उनकी अपनी जो इंटरप्रिटेशन है वो रियासती इंटरेस्ट के अंदर उसका ज्यादा सिलसिला देखा जाता है, जिससे कि लोगों के अंदर दूरी पैदा होती है। मैं समझता हूँ इसको एक इंसानों के हवाले से आज के हिंदुस्तान के जो गरीब है और पाकिस्तान का जो गरीब है, दोनों के मसाइल में कोई फर्क नहीं है, दोनों के मसाइल के हल के अंदर भी कोई फर्क नहीं है, दोनों को एक्सप्लॉइट करने वाले भी सेम लोग हैं। अगर दोनों का इस्तेसाल करने वाले भी, जो एक्सप्लॉइटेशन करने वाले भी सेम लोग हैं, दोनों को गरीब रखने वाले सेम लोग हैं, गुर्बत का हल सेम है, तो फिर ये दूरी किस चीज की हम बना के बैठे हैं। तो फिर हमें ये फिर इसको तो बिल्कुल ब्रेक करने की जरूरत है। इसके लिए लोगों को कन्विंस करने की जरूरत है कि हम इंसानों के ये मसाइल जिस तरीके से आप बयान कर रहे हैं ऐसे नहीं है, इंसान इस तरह से नहीं सोचते, उन्हें उस तंग नजरी से, उस नैरो माइंडेडनेस से निकलना है, उन्हें निकालना है, ये बात है। ठीक है, हम लौट कर आते तो और बात करें जहां पर डेमोक्रेसी भी एक बड़ा सवाल में, कि जो सरकार युद्ध हम पे थोप रही है, चाहे वो पाकिस्तान में हो, उसकी लेजिटिमेसी अपने आप में, आप इमरान खान एक कायदे से चुने हुए डेमोक्रेटिक वहां पर वो थे, जिनको हटा करके जिस तरह से सत्ता में आई, वो भी पाकिस्तान के लोगों के लिए मेरे ख्याल से बड़ा कंसर्न होगा। और भारत में सरकार डेमोक्रेटिक है, सब कुछ है, लेकिन लोकतांत्रिक संस्थाओं का, इंस्टीट्यूशन जितने डेमोक्रेटिक है, उसको लगातार कमजोर जैसे किया गया, तो वो भी एक सवाल है। ये दोनों चीजें हम उस पर भी बात करेंगे, लेकिन पहले हेमंत जी के पास आते हैं। हेमंत जी एक सेकंड मनोरमा, एक सिंपल शब्द में, सभी सारे मित्र प्रबुद्ध लोग, हमारे आउटसाइड पैनलिस्ट सारे प्रबुद्ध होते हैं, इसीलिए हमने जस्टिस फॉर एजुकेशन से बात करते हुए मैंने कहा फैज साहब से उनकी तुलना कर दी कि फैज साहब के भीतर भी नेशनलिज्म आ गया था। लेकिन देखिए वहां तो भाई पाकिस्तान, मतलब भारत में जैसे कांग्रेसी भी हैं, भाजपाई भी हैं, वैसे ही पाकिस्तान में जो है इमरान समर्थक भी हैं, शहबाज समर्थक भी हैं, सेना समर्थक भी हैं, पूरा ऐसे भी पॉलिटिकली भी डिवाइडेड देश है। तो देश में कई विचार हैं, बलूचिस्तान हो रहा है, तजिकिस्तान
ऐसा बोल रहा है। हम तो आगे तनवीर जी से पूछेंगे। रात को तो हमने ये खबरों में देखा कि 50,000 लोग जो है जेल के बाहर जो है वो जमा हो गए वहां पर इमरान खान को जेल से छुड़ाने के लिए। हाँ, तो इस तरह की खबरें भी हमने चलिए कम से कम इस बहाने ये तो हुआ ना भाई। नहीं है ये, खास तौर पे ये खबर दुरुस्त नहीं है। कोई 50,000 कहीं नहीं हुआ। ये मिसलीडिंग की चीजें हैं कि क्या क्या चीजें मिसलीड कर रही हैं लोगों को। जी, लेकिन एक अच्छी चीज है इसमें, एक अच्छी चीज तलाशिए मनोरमा, ये तनवीर साहब को भी तलाशना चाहिए कि भारत के लोग युद्ध मॉन्गरिंग में ही सही इमरान खान को पसंद करते हैं। तो ये जरूर करना चाहिए, जरूर करना चाहिए। लोगों के ऊपर तो कोई इतराज नहीं किया जा सकता। यकीनन अगर पाकिस्तान के अंदर भी मेजॉरिटी उनको पसंद करती है तो इक़्तिदार उन्हीं को मिलना चाहिए। मैं जमहूरी रवायत के हिसाब से बिल्कुल इस बात पे एग्री करता हूँ कि अगर किसी ने मेजॉरिटी की सपोर्ट ली है वो गलत है, सही है, लेट पीपल गो। और भारत के लोगों में और भारत के लोगों में खुशी थी कि मतलब इमरान खान के लिए इतने लोग इकट्ठे हुए। और अक्सर लोगों का ये मानना जाता लोगों का कि इमरान खान अगर होते अभी सदर तो शायद ये स्थितियां नहीं होती, संभल गई होती। पता नहीं ज्यादा हो गई होती, शायद ज्यादा भी हो सकती थी। ये तो एक डिबेटेबल बात है। मैं इस बात से आपसे फिर इस पर बात करेंगे। हेमंत जी से टिप्पणी दोनों बार कमेंट लेने गई, इनका ब्लैकआउट हो गया था। फिर मैं संजीव जी से बात करने लगी। हेमंत सर, कल हमने रफाल पर बात की थी कि रफाल को मार गिराने की पाकिस्तान की बात हुई थी और उस पर जो है CNN और फिर बाद में झूठ। लेकिन अभी एक और आ रहा है कि फोर्स पत्रिका के जो संपादक रहे हैं, पूर्व वो सेना के भी वो रहे हैं, ऊंचे अधिकारी रहे हैं, पवन सोनी, तो उन्होंने करण थापर को इंटरव्यू दिया है और उसमें उन्होंने ये बात कही है। रफाल की भी बात की है, मार गिराने वाली या करने वाली, और उसके साथ साथ इस पूरे जो है एक्शन को उन्होंने स्ट्रेटेजिकली जो है वो गलत ठहराया है पवन सोनी ने। तो मतलब इन सारी स्थितियों को आप किस तरह से देख रहे हैं? क्या इसके वो कॉन्सिक्वेंसेस बोल रहे हैं कि बाद में ये जो है ठीक नहीं होगा, इस तरह की बात अभी करण थापर के इंटरव्यू में उन्होंने कहा है। इसको धन्यवाद। ये एक बात बहुत गौर करने वाली है कि ये जो पूरा मसला है एक ऐसे दौर में सब कुछ हो रहा है जब हिंदुस्तान के भीतर में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की कोशिशें बहुत तेज है और खास करके धर्म विशेष के लोगों को, खासकर मुसलमानों को निशाना बनाने की घटनाएं लगातार तेज हो रही थी। तो ऐसे दौर में जब ये भारत और पाकिस्तान के बीच ये मसला जब आया तो आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो टोन है उससे चीज़ें बहुत क्लियर हो रही है। बात समझ में आ रही है कि कैसे ये एक तरह से इस मसले को धार्मिक रंग देने की कोशिश कैसे हो रही है कि जैसे कि पाकिस्तान की ओर से ये कहा जा रहा है कि ये लोग ननकाना साहिब को निशाना बनाने की कोशिश कर रहे थे। इधर से ये बताया जा रहा है कि आप हमारे धार्मिक स्थलों को निशाना बना रहे हैं, जिसमें उदाहरण दिए गए कि जो पुंछ में एक गुरुद्वारे पर अटैक हुआ और वहाँ पर एक ग्रंथी मारा गया, एक जो क्रिश्चियन स्कूल है उस पर अटैक हुआ और उसमें वहाँ एक बच्चा मारा गया, स्कूली बच्चा था वो। और इसके जरिए ये कहा जा रहा है कि ये धार्मिक स्थलों को निशाना बना रहे हैं। और दूसरे कि जब भारत की कार्रवाई हो रही थी तो उस दौरान जो चीज़ें जो बिल्कुल नई चीज़ें सामने आई है, यानी कि ऑफिशियल भी है वो, और जो अब तक कहीं नहीं थी। अब तक तो जो मेनस्ट्रीम मीडिया में जो कुछ आ रहा था उसमें बहुत कुछ जो था वो न्यूज रूम में गढ़ा हुआ था। आज जो ऑफिशियल जो चीज़ें आई है उसमें साफ साफ ये बात कही जा रही है कि पाकिस्तान जो है वो अपने नागरिकों को और ये सिविलियंस को ढाल की तरह इस्तेमाल कर रहा है। उसमें सिर्फ अपने सरजमीन पर ही नहीं बल्कि वो एयर स्पेस में भी ऐसे विमानों की आवाजाही उस वक्त भी उसने नहीं रोकी ताकि जो भारत की जो कार्रवाई है उस कार्रवाई को एक तरह से ये बहुत मौका नहीं मिले उनको। और भारत की ओर से ये कहा भी गया है कि हमने ये कोशिश की जो इंटरनेशनल जो ये है फ्लाइट है वो किसी तरह के इसमें निशाने पर ना आ जाए। तो जो आज की जो पूरी बातचीत है उसमें ये लग रहा है कि देखिए ये दो देशों के बीच का मसला तो है,
लेकिन जो शिकायतें हैं वो लग रहा है जैसे कि दो पड़ोसियों के बीच जिस तरह की शिकायतें होती है वो उस लेवल की है। और उसमें अब यूएस सेक्रेटरी का जो के साथ जो बातचीत वाला मसला है वो भी काफी चर्चा में है, जिसको लेकर के ये कहा जा रहा है कि भाई अब बातचीत करने की जो पेशकश, चाहे बातचीत करने का जो ये पहल जो हुई वो किनकी ओर से हुई। तो ये मुझे लग रहा है कि जो अभी जो स्थिति है अब थोड़ा लगता है कि शायद स्थितियां कंट्रोल में आएंगी, लेकिन जो कुछ हुआ कल रात में जिसकी बात संजीव भाई कर रहे थे कि उसने एक तरह से ये दिखाया कि कैसे युद्ध पिपासुओं की ओर से ये लगातार कोशिश ये हो रही है कि जंग भले सीमा पर न हो, लेकिन जंग न्यूज रूम में हो और देश के भीतर में एक ऐसा माहौल बने जिसमें कि लगे कि ये जंग तो अब हो ही जाए। तो ये देखने वाली बात ये है कि ये जो कुछ हो रहा है, जो मैंने कहा कि यहाँ जो सिचुएशन पहले से है उस सिचुएशन को पूरा कैसे एक्सप्लेट किया जाए, कैसे उसको बढ़ाया जाए, उस विभाजन को, उस ध्रुवीकरण को और बढ़ाया जाए, ये मुझे लगता है कि ये ज्यादा बड़ा एंगल इसमें है। और जो हम लोग पहले से चर्चा करते रहे हैं कि इसके पीछे एक राजनीतिक स्वार्थ भी है जो सामने सबसे पहला तो बिहार का चुनाव है, उसके अलावा देश के और राज्यों में अगले साल चुनाव होंगे। तो इन सब चीजों को देखते हुए मैं ये कहना चाह रहा था कि अभी जो कुछ जो सामने हो रहा है और जो ऑफिशियल बयान आया है, अब तो ये एक चीज उसमें और गौर करने वाली है, शायद आप लोगों ने उसको गौर किया हो कि सिंधु जल संधि के ऊपर भी एक ये भारत की ओर से आया है कि अब जो पूरा ये सिचुएशन है वो बदल गया हुआ है, इसलिए हम लोग उस पर पुनर्विचार करेंगे उस संधि पर। तो चीजें अब लगता है कि इन चीजों को लेकर के भी बातचीत आगे बढ़ेगी। लेकिन एक बात साफ है कि दोनों ओर से जो कुछ हो रहा है उसमें चीजों को संभालने की अब मुझे लगता है कि कोशिश ज्यादा हो रही है। अब चीजें बिगड़ेंगी नहीं ज्यादा, अब चीजों को अब वहां पर रोका जाएगा। इससे ज्यादा आगे बढ़ने की मुझे लगता है कि उम्मीद नहीं है, क्योंकि अब जो प्रेशर बन रहा है उस प्रेशर के लिहाज से मुझे लगता है कि और आगे चीजें और गड़बड़ नहीं होंगी। जी ठीक है, हम वापस फिर से तनवीर सर के पास आते हैं। और भाई ये बायर वाले इंटरव्यू के बारे में क्लियरिफिकेशन देते हैं कि उसमें जो इंटरव्यू आप शायद सुनी या नहीं, तो उसमें वो ये कह रहे हैं कि ये सबसे पहले इंडिया टुडे में तो वो टाइमिंग बता रहे हैं कि इतने बजे ये हुआ, फ्लैश हुआ, और उसमें बात हुई, फिर हिंदू में छपा और इंडियन एक्सप्रेस। इस आधार पे उन्होंने 12 मिनट की वीडियो बनाए थे, 11 मिनट के, जिसमें उन्होंने कहा था कि 4 उसको जेट को ये किया गया है। तो ये लेकिन आज सोर्स है इंडिया टुडे, तो इंडिया टुडे जिस तरह की एक्टिविटी कर रहा है उस पर कोई एक्शन नहीं होता। वायर को फिलहाल उनका यूट्यूब बंद नहीं हुआ। जी एक चीज इसमें मनोरमा, एक चीज मैं इसमें जोड़ना चाह रहा था, संजीव जी ने कहा तो मुझे याद आ गया, संयोग से मैंने अपने इसमें रखा था उसको। देखिए एक चीज और गौर करने वाली बात है कि इसी समय हमारे मुल्क में ऐसी आवाजों को बंद करने की कोशिश हो रही है जिससे वायर का नाम सबसे ऊपर में है। अब बताइए कि बीती रात जो कुछ हुआ उसमें से किसी भी मेन स्ट्रीम के चैनल को न तो कोई नोटिस जारी हुआ, न उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई, लेकिन कार्रवाई किन लोगों पर हो रही है? सबसे ऊपर वायर को रखा गया। आप जी न्यूज के बारे में आप कुछ नहीं कर रहे हैं, आप आज तक के बारे में कुछ नहीं कर रहे हैं, आप न्यूज 18 के बारे में कुछ नहीं कर रहे हैं, जो लगातार झूठ फैला रहे थे और उसके बाद एक ऐसा माहौल बना रहे थे जिसमें कि वो आपके एडवाइजरी के बिल्कुल खिलाफ था। तो आखिरकार उस एडवाइजरी का क्या मतलब है? उस एडवाइजरी का मतलब क्या वायर जैसे संस्थान को उसके बंद करवा देना है, उसको ये उस पर पाबंदी आयद कर देनी है, या बाकी लोगों के बारे में भी आप कुछ कहेंगे? आपके मंत्री किरण रिजिजू तक ने एक फर्जी खबर को उन्होंने अपने एक्स पर शेयर किया और बाद में उसको डिलीट कर दिया। तो ये
जो इस लेवल का जो, और दूसरी तरफ आप, तो इसमें एक चीज जो मैं कह रहा हूँ कि देश में माहौल भी आपको एक ध्रुवीकृत करना है, पोलराइज करनी है, और दूसरे कि इस तरह के की आवाजों को भी बंद करना है जो आपसे सवाल पूछ रहा हो या चीजों को बहुत निष्पक्ष न्यूट्रल ढंग से उसको एनालाइज करता हो। तो ये इस पर गौर करने की जरूरत है। ये जो खतरा है कि आप चाहते हैं कि धीरे धीरे कैसे सेंसरशिप लागू की जाए, ऐसी आवाजों को बंद किया जाए, ये भी एक बड़ा खतरा है। जी ठीक है, हम वापस तनवीर सर के पास आते हैं, और वहां पे जहाँ पे हमने ये एक जो पवन सोनी वाली भी है, वो भी मतलब सोशल मीडिया पे ही एक खबर थी, अभी से वो खबर जो है वेरीफाई नहीं हो रही है, तो वो भी मतलब इस तरह की बातें भी चल रही है। अब वो कितना सही है कितना नहीं है, क्योंकि भारत सरकार की तरफ से इसका कोई स्वीकार नहीं आया है। ये बातें कई तरह से, जैसे वायर जिसके लिए बंद किया गया, या पहले इंडिया टुडे ने की, संजीव जी ने टाइमलाइन बताया, तो उस पर क्लैरिफिकेशन ये भी आया करण थापर, मैंने इंटरव्यू देखा नहीं है, लेकिन मैं इस तरह का कई सारा पढ़ी, लेकिन फिर बाद में वही सोर्स जो है वो हटा रहा है अपना वो ट्वीट या अपना जो भी है। तो और भारत सरकार का है कि उन्होंने, भारत सरकार की तरफ से इसका कोई भी स्वीकार नहीं है। तो ये भी इस तरह की चीजें भी जो है वो चल रही हैं, क्या सच है क्या नहीं है, हमारा ऑथेंटिक सोर्स जो है इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री जो ट्वीट कर रही है या जो शेयर कर रहा है, या फिर जो है भारत का विदेश मंत्रालय या पीएमओ के थ्रू जो बातें आ रही है वो, या फिर सेना के उससे जो आ रही है, वो ज्यादा ऑथेंटिक सोर्स है। तो इसमें इन सब की बात नहीं है जो इस मसले पे आ रही है। खैर तनवीर सर, एक जो बात कर रहे थे संजीव जी की, मतलब आपसे जो है पहलगाम, क्या आतंकवाद, ठीक है, हम उसी तरह का सवाल आपसे ले रहे हैं कि जो आतंकवाद का मसला है उसको लेकर के एक जिम्मेदारी की, बॉर्डर के पार से भारत में आतंकवादी गतिविधियां, इसके लिए पाकिस्तान सरकार जिम्मेदार जवाबदेह है या नहीं है वो अलग बात है, लेकिन आतंकी संगठन वहां पर सक्रिय है, इसकी बात जो है वो की जाती है। ये बहुत लगभग 90% से ऊपर की जनता इस बात को लेकर के, सरकार से लेकर तमाम चीजें, तो आप लोग इसको कैसे देखते हैं? एक पूरे विश्व में भी, जो एक दुनिया में भी एक छवि बनती है आतंकियों को पनाह देने की बात जो है, तो ये क्या, इसको लेकर के पाकिस्तान की जनता का क्या ये नुकसान, पाकिस्तान की जनता का इस इमेज से होता है? ये समस्या को सच में वो मानते हैं या फिर वो भारत का प्रोपेगेंडा ही इसको समझते हैं? देखिए, इसको दो तरह से देखने की जरूरत है। एक तरफ तो ये है कि पाकिस्तान खुद एक तरह से, हम लोग जो पाकिस्तान के इस वक्त वहां पे 250 मिलियन लोग हैं, वो बजाते खुद इस सारी दहशतगर्दी का, इस टेररिज्म का, इसका विक्टिम है। हमने, पाकिस्तान हैज सैक्रिफाइस्ड 80,000 पीपल, जो कि दहशतगर्दों ने मारे, आके दहशतगर्दों ने जेलों में आके मारे, दहशतगर्दों ने शहरों में मारे, चौक में मारे, उन्होंने दफ्तरों में मारे, हर जगह पे उन्होंने जाके हमले किए और मारे। तो पाकिस्तान, सिर्फ अगर आप इसको एक एंगल से देखेंगे कि पाकिस्तान जो है वो आतंकवाद का एक्सपोर्टर है, बात सिर्फ ऐसे नहीं, पाकिस्तान उसका विक्टिम भी तो है ना, पाकिस्तान उसका विक्टिम भी है। अब दूसरी तरफ जो है कि पाकिस्तान उसको कहां पे एक्सपोर्ट कर रहा है, जहां से पाकिस्तान इंपोर्ट भी कर रहा है, दोनों चीजें हो रही हैं। ये दो तरफा काम है, जो कि मैं समझता हूं एक एक एक, एक बड़ी बैड लक है दोनों मुल्कों के अवाम की, कि वो इस तरह की फोर्सेस के विक्टिम हैं, जो कि इस किस्म की अपने मखसूस, अपने जो उनके खास टारगेट्स हैं या उनके एम्स हैं, वो अपने मखसूस उन आइडियोलॉजिकल या इसके एथनिक एम्स के लिए वो हजारों लोगों को मार देते हैं। तो ये एक अपने तौर पे मैं समझता हूँ दोनों तरह से इसको देखने की जरूरत है कि आया पाकिस्तान में सिर्फ दहशतगर्दी, अगर पाकिस्तान की पुराना अगर हिस्ट्री में देखें, पाकिस्तान ने जब रशिया अफगानिस्तान में आया, उस वक्त पाकिस्तान ने जिस किस्म की नजरियात इस्तेमाल करके, जिस किस्म के एक उस वक्त लोगों को तरबियत दी, लोगों को आइडियोलॉजिकली इंडोक्ट्रिनेट किया और उनको वहां पे भेजा, और एक दहशतगर्दों का, एक मुजाहिदीन के नाम पे उनके साथ जो सारा सिलसिला हुआ, एक उनके लिए एक जहाद का नाम दिया गया, उसके नतीजे में पाकिस्तान का पूरा जो माहौल था वो पोल्यूट हो गया। पाकिस्तान का उस मखसूस एक एम्स के लिए, जो अमेरिका की यहाँ पे जंग थी, उस अमेरिका की जंग में पाकिस्तान ने हिस्सा डाल के, एक रशिया का नाम लेके,
पाकिस्तान की पूरी सोसाइटी को उस जमाने में, ये 50 साल पहले हुआ, कि पाकिस्तान की पूरी सोसाइटी का जो है वो एक तरह से तोड़ फोड़ हो गई, पूरी सोसाइटी जो है वो निस्त नबूद हो गई, वो बर्बाद हो गई। पूरी सोसाइटी के अंदर लोगों के अंदर एक्सट्रीमिस्ट व्यूज आ गए, क्योंकि उन्होंने ऐसे मदरसे बनाए, ऐसा उन्होंने एक लोगों का माइंडसेट तैयार किया कि जो कि वही माइंडसेट, अब मैं समझता हूं कि जब तक ये कश्मीर के अंदर ये रिलीजियस नाम से स्ट्रगल होगी, रिलीजन के नाम पे स्ट्रगल होगी, इसके अंदर नफरत कभी खत्म नहीं हो सकती। ये नफरत सिर्फ खत्म करने की जगह एक ही है, वो है कि यहाँ के अवाम जो हैं वो अपने मसाइल को डेमोक्रेटिक और सेकुलर डेमोक्रेसी के अंदर जाके हल करने की कोशिश करें। जब तक ये लोग अपने रिलीजन के साथ कोई भी जगह पे अपने हकूक की बात करेंगे, खा वो पूरे हिंदुस्तान के अंदर हिंदुत्व के हवाले से हो या वो पाकिस्तान के अंदर किसी जहाद के नाम पे, किसी मुस्लिम आइडियोलॉजी के नाम से हो रही हो, इससे लोगों के मसाइल में मैं समझता हूँ तकसीम होती है। इससे वो लोग जो इस तमाम आइडियोलॉजी को नहीं मानते या कम मानते हैं, वो इसका विक्टिम हो जाते हैं, और आप एक बहुत बड़ी सोसाइटी के हिस्से को इन चंद एक्सट्रीमिस्ट जो लोग होते हैं उनके हाथों में एक तरह से दे देते हैं, और इससे पूरी सोसाइटी का अमन जो है वो बर्बाद होता है। अब अभी भी ये जो सारी लड़ाई हो रही है, ये जो सारा माहौल बना हुआ है, इस माहौल के पीछे क्या है? एक तरफ तो रियासत के अपने इंटरेस्ट होंगे, जैसे कहा जाता है कि मोदी साहब के कोई बिहार वगैरह के अंदर कोई इलेक्शन का इंटरेस्ट होगा, या इनका कोई दूसरे पाकिस्तान के अंदर किस किस्म के इंटरेस्ट होते हैं। ये भी यहाँ पे एक मजहब के नाम पे जब सोसाइटी आप बनाते हैं तो जाहिर है आप फिर उसके अंदर आप दूसरे बहुत से लोगों को उससे खारिज कर देते हैं, निकाल देते हैं कि हम इन लोगों के साथ नहीं रह सकते। दूसरी तरफ भी यही सूरत हाल है कि जी हम मुस्लिम के साथ नहीं रह सकते, ये कहते हैं हम हिंदू के साथ नहीं रह सकते। जब आप इंसान के उन आदर्शों से, उन तमाम व्यू से बालातर होकर लोगों को देखते हैं, तो फिर आपको इंसानों से मोहब्बत हो जाती है। मेरे लिए आप भी उतनी ही मोहतरम और अजीज हैं, और अजीज भाई या हेमंत मेरे लिए ऐसे ही हैं कि जैसे मेरे यहाँ के लोग हैं। मैं क्यों इनके, अगर मेरे इनके साथ कोई कॉमन इंटरेस्ट है तो व्हाई कांट वी लिव टुगेदर, व्हाई कांट वी वर्क टुगेदर। हम जिंदगी इकट्ठे क्यों नहीं गुजार सकते? अपनी अपनी इबादत है, करें, जाएं जो मर्जी आप इबादत करें। मुसलमान है वो अपनी इबादत करे, कोई हिंदू है अपनी करे, कोई सिख यात्रा को मानते वो अपनी करे। हमें इससे एक दूसरे, ये हमारी कॉमन चीजें नहीं है। हम कॉमन चीजों को छोड़ के उन चीजों में एक दूसरे का अंदर दखल दे रहे हैं जो कि एक दूसरे की अपनी अपनी है, जिनके अंदर हमें दखल नहीं देना, हम वहां पे दखल दे रहे हैं। और जो चीजें कॉमन बन सकती हैं उन्हें हम बनाने से भागते हैं, उनको हम इकट्ठा बनाने के लिए तैयार नहीं होते। वो है कि हम इकट्ठे ट्रेड करें, हम साइंटिफिक चीजों में तरक्की करें। हम आज दुनिया के अंदर जितनी फास्ट दुनिया आज तरक्की कर रही है, उसके अंदर हम तमाम इंफॉर्मेशन एक दूसरे के साथ शेयर करें। ये तो एक इंसानों वाला काम है, लेकिन हम उसकी बजाय कहते हैं कि नहीं, ये काम हमने उसको नहीं करने देना, ये मैंने करना है, ये काम हमने उससे छीन के करना है। जब आपके अंदर ये छीन के काम करने वाली, मैं इसी तरह से, मैं जब ये इराक की वॉर हो रही थी, मैं अमेरिका के बारे में यही कहता था कि जितने पैसे उसने इन जंगों पे लगाए हैं, अगर वो इतने ही इन लोगों के साथ ट्रेड के ऊपर लगा देता तो शायद आज ज्यादा बेटर ऑफ भी होता और ये लोग भी खुशहाल होते। ये जो मिडिल ईस्ट के अंदर सारा, इराक के अंदर और दूसरी जगहों पे इन्होंने किया, या ये अफगानिस्तान के अंदर जिस तरीके से बम चलाए, अगर ये वहां पे कुछ तरक्की करके दे जाते तो आज अफगानिस्तान आज भी बेहतर होता। लेकिन आज 50 साल के बाद भी अफगानिस्तान भी वहीं का वहीं है। आज इराक भी पीछे चला गया, लीबिया भी बर्बाद हो गया। पाकिस्तान ने भी उस तरीके से अपनी इस जंग के बड़े बड़े बजट, अपनी डिफेंस के बजट इतने बड़े बना के, हिंदुस्तान ने डिफेंस के इतने बड़े बजट बना के, बेसिकली तो आपने लोगों की रोटी उनके मुंह से छीन के आपने अपने लिए एक बंदूकें और गोलियां और बारूद बनाया। अब इस बारूद से जंग होती है, बारूद से आप लोग तरक्की नहीं कर सकते। इससे मैं समझता हूं कि मुकम्मल तौर पे निकलने की जरूरत थी, लेकिन हम उससे नहीं निकले। हमने प्रेफर किया कि हम जंगें करें, हम एक दूसरे के ऊपर अपनी बालादस्ती, अपनी सुपीरियरिटी, सुप्रीमेसी को मनवाएं, उसको धक्के से मनवाएं, गोली चला के मनवाएं, रॉकेट छोड़ के मनवाएं, मिसाइल छोड़ के मनवाएं। ये मैं समझता हूँ ये नफरत का जो सारा सिलसिला है, इसको खत्म करने की जरूरत है। इसी के अंदर हमारी जो बेहतरी और एक सुकून और एक तरक्की हो सकती है। जी, हम हेमंत जी के पास वापस आते हैं। हेमंत जी, एक तो बड़े तबके में भारत में ये कहा जा रहा है कि हम पे ये युद्ध थोपा गया, जो स्थितियां बनी है वो इसलिए क्योंकि पहलगाम का अटैक हुआ, उसके जवाब में किया।
पाकिस्तान की तरफ से भी ये कह रहा है कि भारत ने उनके उसमें जो है हस्तक्षेप किया है और वो मतलब हम सिर्फ जवाब ही दे रहे हैं, उन्होंने भी यही कहा। तो ये वो उनका भी बड़ा जो सोशल मीडिया पे तबका एक्टिव है वो थोपा हो गया है, इसको चीज कह रहा है कि आपने हम पे थोपा है। तो ये जो इस स्थिति में शांति की बात अगर कोई करता है, अमन की बात करता है, पहले तो स्वीकारना होगा ना कि प्रॉब्लम क्या है, कहाँ है, और इसको लेकर के किसी एक को तो समस्या पर एक मत होना पड़ेगा कि या तो भारत ने जवाबी कार्रवाई किया, या नहीं तो भारत ही युद्ध को बढ़ावा देने वाला है, या फिर पाकिस्तान के मार्फत जो है पाकिस्तान के लोग इससे अलग है, आतंकी जो है वो यहाँ पर इन्फिल्ट्रेट हुए हैं, अब चाहे वो जिसके भी इंटरेस्ट हो, जैसा भी हो। लेकिन आप फिर कैसे फिर शांति की बात हम जैसे अगर लोग करते हैं दोनों देशों की तरफ से, तो ये आगे कैसे बढ़ेगी अगर प्रॉब्लम को जब तक नहीं पहचाना जाए और उसको स्वीकार ना किया जाए सरकारों के द्वारा या जो भी है। तो जबकि दोनों देश के अधिकतर लोग थोपा हुआ ही मान रहे हैं, इधर के भी लोग थोपा हुआ मांग रहे हैं जवाबी कार्रवाई, और उधर के लोग में भी कहा जा रहा है कि भारत ने हस्तक्षेप किया तो पाकिस्तान जवाब दे रहा है। मनोरमा, अभी मेरे पास जो PIB का ये है जो रिलीज है वो मैं देख रहा हूँ, और उसमें जो अंतिम पैरा है उसको मैं पढ़ के सुनाता हूँ कि भारत के दरवाजे बातचीत के लिए हमेशा खुले हैं, पर शर्त केवल यह है कि यह सार्थक और जिम्मेदाराना हो, साथ ही आज की वास्तविकताओं के अनुरूप हो। तो इससे आप समझ सकती हैं कि जो मैंने पहले कहा कि अब चीजों को अब ज्यादा खींचने की स्थिति नहीं है, क्योंकि जो हालात बन रहे थे तो उसमें ये साफ साफ है कि ये सरकार को सिर्फ ये था कि जो पहलगाम की घटना हुई और उसके बाद जो माहौल बना, और पहली बार सरकार बहुत बुरी तरह घिर गई और सवालों के जवाब देने पड़ रहे थे उनको, और ये पुलवामा में नहीं हो पाया था। जो हम लोगों ने पहले भी चर्चा में ये बात कही थी कि पुलवामा से बिल्कुल अलग है पहलगाम, और उसके बाद ये चीजें सामने आई। तो भारत का जो आज का जो ये रुख है उससे साफ है कि ये बातचीत के टेबल पर ये चीजें जा सकती हैं। अब लेकिन ये है कि इसमें ये फिर कहा जा रहा है कि हम अपनी संप्रभुता के सम्मान की रक्षा के लिए अडिग हैं अपने इस पर, और तो वो तो दोनों तरफ से ये बात आ रही है। लेकिन असल मसला ये है कि जो भारत ने जो अभी अपना रुख अपनाया है उसके जरिए आप जिन चीजों पर बातचीत करना चाहते हैं, तो ये अगर मैं ये कहूँ कि ये बातचीत पहले भी हो सकती थी। जो कहा गया कि हम पाकिस्तान के सीमा में जो आतंकी ठिकाने हैं उन ठिकानों को हम निशाना बना रहे हैं, उन पर कार्रवाई कर रहे हैं, ठीक है, ये सरकार की अपनी स्ट्रेटजी थी। लेकिन जो उस समय जो पाकिस्तान की ओर से कहा जा रहा था कि आप सबूत पेश करें कि ये कैसे हुआ है, लेकिन उस समय इन चीज़ों को लेकर के हो सकता था कि स्ट्राइक के बदले बातचीत ही होती। और ये हम लोग एक बातचीत में लगातार इस बात पर भी कहते हैं कि जब प्रत्येक युद्ध का अंत बातचीत से ही होता है, तो कोशिश क्यों न की जाए कि पहले बातचीत ही कर ली जाए। तो ये जो जितना कुछ मसला यहाँ तक पहुंचा है, और अब कहा जा रहा है कि बातचीत के दरवाजे खुले हुए हैं, तो बातचीत के दरवाजे खुले हुए हैं तो फिर तो ये नौबत नहीं आनी चाहिए थी। खैर, अगर नौबत आ ही गई, लेकिन अगर बातचीत अब होनी है तो बातचीत हो जाए। लेकिन क्या इससे ये लगता है कि सचमुच इसका अंत हो जाएगा जो अब तक जो कहा जा रहा था? एक तो ये है कि जो सरकार को लेकर के तरह तरह के सवाल उठाए जाते रहे हैं, उन सवालों को हल करना होगा। जैसे कि कल एक विपक्ष के एक सांसद ने कहा कि अगर ये पुलवामा की जांच रिपोर्ट सामने आ गई होती तो पहलगाम नहीं होता। तो ऐसे बहुत सारे सवाल हैं, भावनाओं में बह करके हम नहीं कर सकते हैं कि ऐसा है कि आज के बाद अब तो कुछ नहीं होगा। तो भारत पाकिस्तान तो एक ये ट्रेडिशनल वार में भी दोनों देश जा चुके हैं, ये तो वार भी नहीं है। तो उससे क्या मसले हल हो गए?
नहीं हुए। तो सवाल वही खड़ा है कि इन मसलों को हल करने के लिए जो संजीदगी चाहिए, और उससे उसको लेकर के तरह तरह के जो शंकाएं जो जताई जा रही है, जो मैंने पहले भी कहा कि आपकी ईमानदारी और आपकी मंशा पर को लेकर के जो हमारे मन में, जो जनता के मन में सवाल है, उन सवालों को तो आप ये एड्रेस करना पड़ेगा। अगर आप एड्रेस नहीं करते हैं तो जैसे कि मैंने कहा कि क्यों न माना जाए कि इस वक्त उन आवाजों को दबाने की क्या मतलब है, उस सेंसरशिप का क्या मतलब है, और दूसरे लोगों को बिल्कुल छूट देने का क्या मतलब है, जो पूरा माहौल ही बिगाड़ देना चाह रहे हैं। कोई कह रहा है कि इस्लामाबाद में ये फोर्स पहुंच गई भारत की, कोई कह रहा है कराची पर चढ़ गई फोर्स। तो इस तरह की बातें जो लोग, वो ऐसा थोड़ा ही है कि कोई गप गोष्ठी में ये बातें हो रही थी, ये चैनल के न्यूज रूम में बैठ कर ये बातें हो रही थी। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि इन चीजों को अगर इस पर्सपेक्टिव में नहीं देखा जाएगा तो ये हुआ कि चलो दो भाइयों में झगड़ा हो गया, अब चलो दोनों को मना करके अब दोनों की पीठ ठोक दी जाए, चलिए हो गया, अब जितना होना था अब चलिए इसको भूल जाइए। लेकिन तो मुझे लगता है कि ऐसे तो होना नहीं है। ये सारी चीजें हैं जिस पर नजर रखनी पड़ेगी। क्या ये जो जितने चैनल हैं क्या कल बंद हो जाएंगे? वो कल क्या वो कीर्तन करने लगेंगे, या फिर इसी तरह का जो नफरती लाइन जो है उस लाइन पर बल्कि हेमंत जी, हम लोगों ने इसके बाद पीआईबी का एडवाइजरी देखा पूरी तरह से, संजीव जी भी थे और हम लोगों ने क्लॉजेस पढ़े उसके, और तीसरे चौथे क्लॉजेस में फिर हमने देखा कि पाकिस्तान एनिमी कंट्री तो नहीं है भारत का डिक्लेयर्ड। तो फिर ये था कि किसी भी नेबरिंग कंट्री के साथ अगर आपके ट्वीट कंटेंट या किसी भी चीज से अगर आप उसको बढ़ावा देते हैं तो भी आपका जो है चैनल या जो कुछ भी है ओटीटी प्लेटफॉर्म सब कुछ सबके लिए था, ये बंद कर दिया जाएगा। तो सारे चैनल ने कल तो यही किया था, पाकिस्तान डिक्लेयर्ड एनिमी कंट्री नहीं है भारत का। बिल्कुल नहीं। ये और दूसरी बात यह है कि सिर्फ एथिक्स का ही नहीं बल्कि फैक्चुअल एरर इतना बड़ा है कि उसमें सब पूरा न्यूज रूम में बैठे हुए सबको उठाकर जेल में डाल देना चाहिए। तो इस तरह का जो माहौल बनाया जा रहा था, तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये चीजें पूरा एक होलिस्टिक इस अप्रोच के साथ इनको देखना पड़ेगा, तब बात समझ में आएगी। चलिए ये सीमा पर जो तनाव है वो तनाव कल होकर के खत्म हो जाएगा और शांति आ जाएगी। लेकिन जो कुछ हो रहा है, जिस तरह का माहौल बन रहा है, वो माहौल आगे भी बनने का सिलसिला ये जारी रहेगा या थम जाएगा? वो महत्वपूर्ण वह बात है जो हम अपने मुल्क में देख रहे हैं कि हमारे मुल्क में जो स्थितियां बन रही है और जिस तरह से चीजों को ये ध्रुवीकृत करने की, पोलराइज करने की जो कोशिश हो रही है, ये कोशिशें ये ज्यादा खतरनाक है। और उसमें खास करके जो मीडिया के खिलाफ जो एक तरह से सेंसरशिप की जो ये आवाज सुनाई देने लगी है, वो एक साफ खतरा है। और मैं मानता हूं कि क्या एडवाइजरी जो है सिर्फ हम लोगों जैसे लोगों के लिए है, उन जैसे लोगों के लिए नहीं है जो खुल करके झूठ बोलते हैं, अफवाह फैलाते हैं और पूरा नफरत और जहर उगलते हैं। तो ये भी तो इससे लगता है कि क्या इन चीजों का अंतर्राष्ट्रीय अपने पड़ोसी मुल्कों के साथ शांति अथवा टकराव, इनका घरेलू राजनीति से कोई लेना देना है या नहीं है, या ऐसे ही है? तो मुझे लगता है कि घरेलू राजनीति से इनका बहुत कुछ लेना देना है। ऐसा नहीं है कि घरेलू राजनीति से उसका कोई मतलब नहीं है। और ये तो मुझे लगता है जैसा कि तनवीर भाई कह रहे थे, तो ये दोनों मुल्कों पर ये अप्लाइड है। वहाँ भले ही अभी हम नहीं कह सकते हैं कि वहाँ कहाँ चुनाव है नहीं है, लेकिन दोनों मुल्कों की स्थितियाँ बिल्कुल एक ही जैसी है और मसाइल सब एक ही तरह के हैं, जिसको हल करने के बदले में हमेशा टारगेट शिफ्टिंग की कोशिशें ऐसे मौकों पर होती रहती है कि सब कुछ शिफ्ट हो जाए दूसरी जगह पर, बस उसमें भावनाएं हो, हकीकत और जमीनी हकीकत गायब हो जाए वहां से। जी
ठीक है, तो यानी मतलब टारगेट शिफ्ट किया जाता है मसला हल करने के बजाय। जब आपने ये अभी कहा तो सिर्फ वायर ही नहीं, मकतूब भी एक है, उसको भी बंद किया गया, और ट्विटर की तरफ से या एक्स हैंडल वो कहा जा रहा है कि एलन मस्क का ही था वो, कि 8,000 से ज्यादा जो है अकाउंट बंद करने के भारत सरकार की तरफ से जो है, ये बात भी जो है अभी सोशल मीडिया में चल रहा है। मैंने इसको वेरीफाई नहीं किया है, लेकिन अगर ये भी है तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से जो है चीजें हैं। मैं संजीव चंदन से आखिरी टिप्पणी लूंगी, लेकिन उसके पहले एक और सवाल तनवीर जी से पूछ लेती हूँ। एक तो ये भी कि क्या इस तरह का जो है पाकिस्तान में भी है कि मीडिया और जो इंडिविजुअल्स हैं जो सही बात कर रहे हैं उनको टारगेट किया जा रहा हो, और दूसरी आप लंदन में रह रहे हैं, तो वहां पर जो है एशियन कम्युनिटी जिसमें भारत पाकिस्तान जो है वो बहुत एक घर जैसा मामला है लोगों के बीच में, तो इन सब का क्या असर जो है वहां पर आपको लोगों के बीच में इस कम्युनिटी में भी देखने को मिल रहा है? क्या वहां पर क्या आपका जो है ऑब्जर्वेशन है? और एक और सवाल, ये तीनों का छोटा छोटा जवाब दीजिएगा कि अभी पाकिस्तान में जो बलूचिस्तान वाला मसला और ये तमाम चीजें जो है वो क्या आपको लग रहा है कि ये जो अनस्टेबल चीजें, और अगर तो पाकिस्तान के लिए भी है कि जल्दी से चीजें खत्म हो, नहीं तो दूसरे मोर्चों पे दूसरी समस्याएं, खास तौर पर बलूचिस्तान और ये सब, वो ज्यादा बड़ी समस्या बन जाएगी, भारत से भी ज्यादा बड़ी समस्या उसके लिए बन जाएगी? देखिए मनोरमा जी, जो पहली बात तो ये है कि जो बरतानिया के अंदर लोग हैं, बरतानिया के अंदर सिर्फ वो लोग जो एम्बेसीज के ज़रिए या जो सिर्फ एक उनके अंदर एक जो पैट्रियटिज्म का एक अपनी इंटरप्रिटेशन है, उनके अंदर एक तनाव और खिंचाव ज़रूर आया था, थोड़ी देर के लिए आया था कि इंडिया के हाई कमीशन के बाहर इंडियन लोग इकट्ठे हो गए, पाकिस्तान के उसके बाहर इनके लोग आपस में आमने सामने नारेबाजी हो रही है, ऐसे वाकयात यहाँ पे हुए हैं, जो कि असल में तो इनके पीछे भी जो इनके धागे खींच रहे हैं वो रियासतों के ही लोग हैं, जो वो हाई कमीशन के थ्रू, अपनी एजेंसियों के थ्रू वो इन लोगों को इस तरफ लेके आते हैं कि जी आप आमने सामने आए, और वो नफरत जो रियासतों के लेवल पे, फौजों के लेवल पे होनी थी, वो अब लोगों के दरमियान भी बढ़ रही है। लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पे ऐसे काम भी हुए हैं। मेरे बहुत सारे दोस्तों ने इंग्लैंड के अंदर इंडियन लोगों के साथ, हिंदू, सिख, मुस्लिम, उन्होंने पीस मार्च भी किए हैं और आइंदा आगे के लिए प्लान किए हैं कि हम लोगों को ये दिखाएं कि हम इकट्ठे हैं, हमारे दरमियान कोई ऐसी हेट्रेड नहीं है। तो ये काम भी यहाँ पे हुआ है। तो ये जो बाहर ऐसी सूरत हाल है, उसमें यकीनन जो रियासतों से मुतल्लिका इदारे हैं वो अपने अपने तौर पे अपने उन लोगों की डोरें हिलाते हैं और उनको आमने सामने ले आते हैं, लेकिन उसके अंदर लोगों के अंदर अपने तौर पे मैं समझता हूँ ऐसी सूरत हाल नहीं है। लेकिन ये जंग के दौरान जब हो रहा होता है उस वक्त थोड़ा सा टेंशन आ जाती है लोग में, उस वक्त आ जाती है कि जी उन्होंने कहा जी उन्होंने राफेल गिरा दिया, उनका जी उसने उनका ये गिरा दिया, ये ड्रोन गिरा दिए, ये सारा ये एक जो है आपस में कंपटीशन और जिस तरह, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो हेट्रेड की वो दीवारें ककड़ी हों। एक बात तो ये है। दूसरी बात आपने की है बलूचिस्तान के हवाले से। बलूचिस्तान पाकिस्तान का एक सेंसिटिव इशू है और वो पाकिस्तान की रियासत की पिछले जो पास्ट की डेकेड्स हैं उनके अंदर इसकी मिस हैंडलिंग बहुत ज़्यादा हुई है। उस मिस हैंडलिंग से ये सिलसिला ज़्यादा शदीद हुआ है, जिसके नतीजे में जाहिर है अगर इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान आपस में रियासत दोनों स्टेट्स एक दूसरे के साथ एक हॉस्टिलिटी का माहौल बना के रखेंगी, तो जहाँ पे इंडिया के अंदर कोई ऐसा इंडिया की रियासत के लिए कोई वीक पॉइंट होगा, पाकिस्तान वहाँ पे उसको इस्तेमाल करने की कोशिश करेगा। जो बलूचिस्तान के अंदर पाकिस्तान में होगा तो इंडिया उसको इस्तेमाल करने की, और ऐसा हो भी रहा है, ऐसा दोनों तरह से हो भी रहा है, जो कि बड़ा अफसोसनाक है कि आप लोगों को एक तरह से मुसल्ला करें और उनको आपस में एक दूसरे के खिलाफ जंग के लिए तैयार करें कि एक दूसरे को मारें। आप इंसानों के अंदर एक खून बहा जो है वो एक खून बहाने की बात करें। ये मैं समझता हूँ ये भी एक बहुत ज़्यादा एक एंटी ह्यूमनिस्ट और एक एंटी सिविलाइज्ड सोसाइटी, ये एक रवैया रियासतों के अंदर मौजूद है, और ये है इसकी जब तक अवाम के लेवल पे मैं समझता हूँ डिस्करेज नहीं किया जाएगा, ये चीज़ें इस तरह से ख़त्म नहीं होती। पहला सवाल आपका क्या था? वो भी एक ये कि पाकिस्तान में भी क्या टारगेट किया जा रहा है जो लोग इंडिपेंडेंट वॉइस रख रहे हैं, जैसे यहाँ पर इस तरह की खबरें, अभी वायर बंद हुआ, मकतूब बंद हुआ। मेरी आज भी पाकिस्तान में दोस्तों से बात हुई।
पाकिस्तान के अंदर इस तरह का माहौल, जंग वाला माहौल नहीं। लाहौर के अंदर मैं लाहौर से हूँ, तो मेरी लाहौर के अंदर ही दोस्तों से बात होती है ज़्यादा, और शहरों में भी होती है लेकिन लाहौर में ज़्यादा, क्योंकि दोस्तों का एक ज़्यादा हजूम वहाँ पे है मेरा। तो वहाँ पे जो उन्होंने मुझे वीडियो भी चला के दिखाई, उन्होंने मुझे ऐसी यार यहाँ तो बिल्कुल नॉर्मल है, लोग, ट्रैफिक जैम है, लोग फिर रहे हैं, कोई जंग का समा नहीं है, कोई ऐसी सूरत नहीं, पीपल आर नॉट टेकिंग इट दैट सीरियस। क्योंकि लोगों को इस बात का एहसास हुआ है कि ये मीडिया जो है ये लोगों को मिसलीड कर रहा है, हाँ वो इंडिया का मीडिया है या वो पाकिस्तान की तरफ से मीडिया है, ये लोगों को बहुत सारी चीजें मिसलीड कर रहे हैं, हमें इनकी बातें नहीं सुननी, कोई ऐसा जंग का माहौल नहीं है, कोई ऐसी सूरत हाल नहीं है, ऐसी वजह नहीं को बनी। अब ये जो पहलगाम का वाकया हुआ है, ये पहलगाम का वाकया है, इसको पाकिस्तान के अंदर तो लोग समझते हैं कि ये सारे का सारा एक फॉल्स एक क्रिएट किया गया, इसकी कोई ट्रू रियलिटी नहीं है, ऐसा कोई पाकिस्तान से कोई ऐसा सिस्टम नहीं। इस पर्टिकुलर इस वाकये के हवाले से उनका ख्याल ये है कि इसके बदले में फिर जंग नहीं हो सकती, क्योंकि एक वाकया ही झूठ है, इसमें फिर जंग नहीं होगी। अब ये जंग का लेकिन भारत के स्तर पर देखिए ये है कि प्रधानमंत्री जाने वाले थे कश्मीर, तो आतंकवादी घटना की जो है वो इंटेलिजेंस वो मिला था, टिप मिला था, जिसकी वजह से प्रधानमंत्री का कश्मीर जाना टाल दिया गया था। उसके बाद ये हमला हुआ था। तो यहाँ पे भारत में सवाल जो है कि इस तरह की आतंकवादी कोई घटना होने की सूचना थी इंटेलिजेंस को, लेकिन लोगों के लिए सुरक्षा में चूक किया गया। ये सवाल यहाँ पे जो सेंसिबल लोग हैं उसके लिए ये सवाल बड़ा है। जिस जगह पे ये सारा बिल्कुल पहलगाम के अंदर देखे ना, वहां पे लोग टूरिस्ट फिर रहे हैं, उनको प्रोटेक्शन कहाँ से मिल रही है, क्यों नहीं दी गई प्रॉपर, वहां पे क्यों इस तरह का पहले नहीं पता चला कि लोग कोई गए। इंडिया का जो स्टैंस है कि पाकिस्तान से लोग 5 या 4 लोग आए, वो कामयाबी से कितनी रुकावटें, 5-6 रुकावटें तय करते हुए वहां पहुंच गए, बड़े आराम से उन्होंने 28 लोगों को मारा, बड़े आराम से, फिर वो सेफ एंड साउंड वापस भी चले गए, ना किसी को पता चला ना क्या हुआ। अब ये सारी स्टोरी जो है, ये पुराने वक्तों में तो इस तरह की स्टोरीज होती थी। अगर ऐसा सिलसिला हुआ था तो ये टीवीज के ऊपर, मीडिया के ऊपर उन फैमिलीज को दिखाया जाए कि वो कौन से 28 लोग जिबा हुए थे, टूरिस्ट थे जिनको मारा गया, वो कहाँ चले गए, उनकी फैमिलीज कहाँ है, वो कौन लोग थे। तो ये तो सूरत हाल जब आप सारी चीजों पे ब्लैंकेट डाल के चलाएंगे तो जाहिर है फिर इस तरह के हालात ही होंगे ना। नहीं, ये तो सारे लोगों की लिस्ट है, सूची है। हाँ, सारे लोगों की यहाँ पर लिस्ट है, सूची है, और लगातार लोग भी हैं, स्पॉट भी है। हाँ, ये उसमें लगता है कि मुझे लगता है कि शायद तनवीर भाई ये कहना चाह रहे थे कि जो जिन आतंकवादियों ने मारा तो वो कैसे आए और कैसे चले गए, वो बिना किसी रोक टोक के। हाँ जी, फिर तो ये और भी ज्यादा जुल्म हो गया ना कि मारने वालों का पता ही नहीं चला कि वो कौन थे, कहाँ से आए। जब मारने वालों का पता नहीं चला कि वो कौन थे, कहाँ से आए, फिर आप कैसे कह सकते हैं कि ये फलान लोगों ने मारा है। फिर आप उनके खिलाफ ऐलान जंग भी करने, आप जरा मुज़ाकरात करें, चीजों को प्रूव करें, चीजों को इन्वेस्टिगेट होने दें, लोगों के सामने आने दें। इतनी जल्दी क्या है जंग की? जंग तो किसी वक्त भी की जा सकती है, 10 दिन बाद भी, 15 दिन बाद भी की जा सकती थी। इसके ऊपर इतनी जल्दी क्या थी कि फौरी तौर पे आप एक लोगों को प्रोवोक करके, इश्तिहार दिला के, ये दोनों तरफ से सूरत हाल ऐसी है जिसके अंदर अवाम बेचारे बड़े मासूम होते हैं, अवाम इस प्रोपेगेंडे का शिकार हो जाते हैं, अवाम उसका विक्टिम बन के वो अपने तौर पे इमोशनल हो जाते हैं। मैं आपको बता रहा था कि पाकिस्तान के अंदर इस तरह का जंग का सिलसिला नहीं है। जब मैं खास तौर पे इंडिया की कल न्यूज़ सुन रहा था कि जी कराची में फलां जगह पे मिसाइल चले गए, कब्जा हो गया, इस्लामाबाद में मिसाइल चले गए, वहां पे ये चीज हो गई। अब ये चीजें सारी फॉल्स एक प्रोपेगेंडा है सारा, कहीं बिल्कुल कुछ नहीं हुआ, बिल्कुल कुछ नहीं हुआ, कोई ऐसी लेकिन फिर भी आप ये मानते हैं आतंकवाद को लेकर के जिस तरह से एक कड़ा रुख आवाम का होना चाहिए पाकिस्तान में, वो मिसिंग है? आतंकवाद, देखिए, आतंकवाद से ओवरऑल तो पाकिस्तान के लोग जो हैं बड़े तंग हैं। आतंकवाद से लोग, पाकिस्तान के अवाम जो है बड़े तंग है। पाकिस्तान इस लिहाज से बड़ा पीछे रह गया है कि पाकिस्तान जो तरक्की करके लोग आगे जा सकते थे, ना वहाँ पे एजुकेशन हो सकी अच्छी, ना वहाँ पे इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी आ सकी उस तरीके से। वो उसका रीजन बुनियादी तौर पे यही एक्सट्रीमिज्म, यही सारा सिलसिला है जिसके नतीजे में ये आतंकवाद भी पैदा होता है, जिसके नतीजे में ये जहादी पैदा होते हैं, ये खुदकुश जो सुसाइडल सारा सिलसिला हो रहा होता है। ये सारे का सारा उसी माइंडसेट का है। उस माइंडसेट के खिलाफ तो लड़ाई की जरूरत है। ये माइंडसेट जो है, अगर आप इसको बढ़ावा देंगे, अगर आप इस माइंडसेट के साथ आप दूसरे लोगों को भी साथ मिला लेंगे,
तो फिर ये माइंडसेट के अंदर, अगर मिसाल के तौर पे ठीक है इसराइल के बड़े अच्छे रिलेशन होंगे इंडिया के साथ रियासती लेवल पे, लेकिन नेतन्याहू जो कि इंडिया के साथ बड़े उसके अच्छे रिलेशंस हैं, वो तो जो गाजा के अंदर हो रहा है, जो सारा इंसान, जो वहाँ पे ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है, तो क्या आप उसको कहेंगे कि जी ये सारा ठीक हो रहा है? ये एक लेवल एक जंग हल्का सा हुआ, कोई हुआ, उन्होंने मारा, उन्होंने किया, लेकिन ये सारी चीजें, अब वही नेतन्याहू ने कहा कि इस वक्त दुनिया के अंदर पीस के खिलाफ सिर्फ 2 मुल्क हैं, एक ईरान है, एक पाकिस्तान है। अब अगर वो उसका एजेंडे के ऊपर पाकिस्तान एक आतंकवाद और एक टेररिस्ट मुल्क है, तो वो खुद को समझता है कि वो दुनिया के अंदर अमन पे कायम कर रहा है, और वो उसके नतीजे में अगर वो इंडिया के साथ उस तरीके से मिलके बात करेगा तो यकीनन उसके फिर एक आपस में हेट्रेड आएगी, मोहब्बत नहीं आ सकती, क्योंकि ऐसे प्रेसिडेंट्स इन लोगों ये बहुत बड़े पर्सपेक्टिव का चेहरा है, लेकिन भारत पारंपरिक रूप से जो है वो फिलिस्तीन का समर्थक रहा था। अभी शिफ्ट जो थोड़ा सा हुआ है, लेकिन अब हमें ये भी याद रखना चाहिए कि यहाँ पे एक बड़ा वर्ग है जो इसको इन एट्रोसिटीज के खिलाफ भी होता, और खुद इजराइल की बहुत बड़ी जनता जो है। आज भी भारत का ऑफिशियल पोजीशन फिलिस्तीन के खिलाफ नहीं है, इजराइल से दोस्ती बनाई है और फिलिस्तीन के साथ भी है। वो पुराना थोड़ा कमजोर हुआ है, उतना स्ट्रांग नहीं है, लेकिन है फिलिस्तीन के साथ। और दोस्ती होना तो अच्छी बात है, इसराइल क्यों दुश्मनी करनी है, दोस्ती होना चाहिए। और देखिए नेतानियाहू को सबसे बड़ा जो स्टेटमेंट है इजराइल के खुद के लोग देते हैं, जिसमें इजराइल की एक अच्छी खासी आबादी है जो यहूदी है, वो खुद एट्रोसिटीज को मानते हैं और गजा के लोगों के साथ, फिलिस्तीन के लोगों के साथ उनके संघर्ष के साथ खड़े रहते हैं। तो यही अपने आप में बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। इससे बड़ा स्टेटमेंट क्या हो सकता है? संजीव जी, बहुत सारी बातें हैं जो की जा सकती है, लेकिन हमारे पास समय की जो है वो एक है लिमिटेशन है। तो संजीव जी, एक कंक्लूडिंग टिप्पणी आपकी। जी मनोरमा, मैं कंक्लूडिंग टिप्पणी में मैं 2 टिप्पणियों पे अपनी टिप्पणी करते हुए बात कहूंगा। एक वही जस्टिस फॉर एजुकेशन को ही आज थोड़ा एड्रेस कर रहा हूं मैं। तो आपने पूरा सुन लिया, यदि धैर्य से सुना है तो आपको फिर आपका मुझे लगता है कि थोड़ा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव पे आप भी सोचें तो आपका नेशनलिज्म इतना उबाल नहीं मार रहा होगा कि आपने जो ये जो मीडिया है, जो हमारे आज थंबनेल में भी है, उसके बारे में जो आपने लिखा वो मैं खोज रहा हूं। वो ये है कि आप कह रहे हैं कि जस्टिफाई कर रहे हैं ये, और कह रहे हैं कि जो एडवाइजरी जारी हुई है पाकिस्तान, एक मिनट, हाँ, एडवाइजरी जो जारी हुई है, इनका कहना है कि एडवाइजरी जारी हुई है उसमें संबंधित किसी भी कार्रवाई को शेयर या रिप्रोड्यूस नहीं करने का है। जी और ऐसे दूसरे चैनलों को डॉक्टर्ड वीडियो और एनिमेटेड फिल्म चला रहे हैं, सेना पर प्रश्न नहीं कर रहे हैं। 2 चीजें, एक जो मनोरमा जी ने बताया, पाकिस्तान अभी डिक्लेयर्ड शत्रु राष्ट्र नहीं है। तो जब डिक्लेयर्ड शत्रु राष्ट्र नहीं है, इवन अभी ट्रेड पूरी तरह से कैंसिल नहीं हुआ है, और नेबर है हमारा, नेबर के लिए खास तौर पर बोला गया है। तीसरा वाला क्लाउज इन पे लागू होता है। दूसरी बात कि अफवाह फैला रहे हैं, भारत सरकार उसको बासत्ता मंत्री को आकर खंडन करना पड़ रहा है। तो आप कैसे, आपने ये रहा है ना कि आप जब एक तर्क पे टिकते हैं तो उसको ज्यादा जस्टिफाई करने लगते हैं। एक टिप्पणी और थी ड्राइंग मेमोयर की कि ये एक वक्त में पाकिस्तान ने शिक्षा का ऐसा इस्लामीकरण किया कि पूरा बेड़ा गर्क हो गया। आज हमारे यहाँ भी शिक्षा का ये किया जा रहा है, इसको कैसे रोका जाए, तो ये है। और ये तनवीर साहब ने भी बताया कि यदि आप स्टेट को धार्मिक बनाएंगे तो ये जिहादी पैदा होंगे। और ये थोड़ा पाकिस्तान को लेकर कुछ मित्रों से और बात हो रही थी, तो वो तनवीर साहब इसको थोड़ा यदि करेक्ट करेंगे, यदि ऐसा नहीं है तो, कि उर्दू को लेकर के बात हो रही थी कि वहां जो भाषा, उर्दू की जो हिस्ट्री पढ़ाई जाती है वो उसको अंग्रेजों तक ही सीमित कर दिया जाता है। उसको जैसे उसका जो भारत में जो हम समझते हैं जो हुआ है उर्दू का तो वर्ब जो है पूरा हिंदी अपना नहीं है ना, वो तो हिंदवी वाला है। तो जो हिंदवी 11वीं सेंचुरी का प्रसंग है, उसके पहले का थोड़ा प्रसंग है, संस्कृत तक नहीं जाएगा। बात करने वाले ने कहा कि संस्कृत तो नहीं जाएगा, लेकिन कम से कम हिंदवी और दूसरी चीजों के साथ जाकर के जुड़ता है, तो उसको वो काट के पढ़ाते हैं। तो ऐसी कई सारी चीजें हैं जिसमें पाकिस्तान अपने लोगों को, उसके अभी बांग्लादेश में भी तो वही हो रहा है ना। बांग्लादेश में तो ये हो रहा है कि मुजीबुर रहमान साहब को भी जो है वहां राष्ट्रपिता मान,
डिस्क्रेडिट कर दिया। तो ये संकट है जब तक दोनों जगहों पे, दो चीजें हैं, जब तक दोनों जगहों पे इस तरह के लोग हैं तो वो एक संकट है। लेकिन साथ ही साथ मोहब्बत करने वाले लोग, जो अब तक हम लोग इतनी देर में बात की हमने, जंग न चाहने वाले लोग, ऐसे लोगों की संख्या बड़ी तादाद में देश में भी है और देश के बाहर जो उनका नॉन रेजिडेंट हैं, आप सुन ही रहे हैं हम लोग, तो उनके बीच में भी है। मनोरमा, हुक्मरानों को यह तय करना होगा कि आप जो सारी चीजें अभी तक हम लोगों ने बात की कि आप जंग की दिशा में, तो बहुत सारे मसले हेमंत जी कह रहे हैं ना कि भाई आप शुरू में बात कर लेते, बाद में बात करने का क्या अर्थ है, क्या अर्थ है? जी, तो ये है, आप इसके जरिए चीजें आप कर सकते थे। मनोरमा जी, तो आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए, साथ में आउटसाइड पैनलिस्ट का भी। और हेमंत जी ने जो पीआईबी का जो प्रेस रिलीज का आखिरी हिस्सा पढ़ा, उसी नोट पे हम खत्म करते हैं कि भारत सरकार ने ये कहा है कि बातचीत करने के तमाम रास्ते खुले हुए हैं, दरवाजे खुले हुए हैं और बातचीत जो है वो आगे उसके संकेत मिल रहे हैं। और बिल्कुल यही होना भी चाहिए। हम इसी उम्मीद में आज की बातचीत को खत्म करते हैं। जल्दी से जल्दी बातचीत हो, संवाद का चैनल आगे बढ़े और ये जो तनाव की स्थितियां हैं वो खत्म। नमस्कार, हम कल फिर मिलते हैं किसी और चर्चा में। थैंक यू।